शिवदास के दो बेटे थे, बिरजू और मथुरा। दोनों ही विवाहित थे। उनकी शादी दो सगी बहनें राम प्यारी और राम दुलारी से हुई थी। भरा पूरा परिवार देखकर शिवदास बहुत ही प्रसन्न रहता। उसका अधिकतर समय धर्म चर्चा में ही बीतता। दुर्भाग्य की बात है, उसका बड़ा बेटा बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत चुके थे। शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर से जीवन के संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में वो चाहे कितना भी दुखी हुआ हो, परंतु किसी ने उसे रोते हुए नहीं देखा। आज अपनी बड़ी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई थी, लेकिन उसने अपने मन को संभाला और बहू को दिलासा देने लगा। आज उसने एक निर्णय किया था। भंडारे की चाबियां अपनी बहू राम प्यारी को दे दी और आंखों को आंसुओं से भरकर बोला, बहू, आज से गृहस्थी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से देखा नहीं गया, नहीं तो जवान बेटे को मुझसे क्यों छीन लेते। उसका काम करने वाला कोई तो चाहिए ही, इसीलिए आज से बिरजू का काम मैं ही संभालूंगा। अब घर में देखभाल करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा कौन है। तुम रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वो हुआ। मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख भी ना देख सकेगा। तुम किसी बात की चिंता मत किया करो। बिरजू चला गया, परंतु मैं तो अभी बैठा हूं। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, यह कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठ जाऊं। शिवदास ने समझाया, बेटा, भाग्य पर किसी का बस नहीं होता। रोने धोने से अब कुछ नहीं होगा। घर में बीसियों काम है, कोई साधु संत आ जाए, कोई मेहमान ही आ पहुंचे तो उनकी सेवा सत्कार करने के लिए किसी को घर पर तो रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत ही समझाने की कोशिश की, परंतु शिवदास ने उसकी एक न सुनी। चाबियां देकर शिवदास घर से बाहर चला गया। राम प्यारी ने चाबियां उठाई तो उसके मन में अपूर्व गौरव और जिम्मेदारी का अनुभव हुआ। कुछ देर के लिए वो पति के वियोग का दुख भूल गई थी। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने के लिए खेतों पर गए हुए थे। शिवदास बाहर था, घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। इस वक्त वो निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती थी। उसमें क्या क्या सामान है ये देखने के लिए उसका मन ललायत हो उठा। भंडारे घर में वो कभी नहीं गई थी। जब किसी को भी कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता, तब शिवदास ही आकर कोठरी खोला करता था। फिर बंद करके वो चाबी अपनी कमर में रख लेता था। राम प्यारी ने बाहर का दरवाजा बंद किया ताकि कोई उसे भंडार खोलते हुए देख ना ले। कांपते हुए हाथों से उसने ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। कोठरी के अंदर पांव रखा तो उसे बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थी। एक किनारे पर बड़े बड़े बर्तन रखे थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे। जब वो उस कोठरी से बाहर निकली तो उसके मन के संस्कार बदल चुके थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर दरवाजा खोलकर देखा तो पड़ोसी निजुनिया खड़ी थी और 1 रुपया उधार मांग रही थी। राम प्यारी ने रूखेपन से कहा, अभी तो घर में 1 पैसा भी नहीं है जीजी, क्रियाक्रम में सब खर्च हो गया। निजुनिया चकरा गई। चौधरी के घर में इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है, यह विश्वास की बात नहीं थी। जिसके यहां पर सैकड़ों का लेन देन हो, वो सब कुछ क्रियाक्रम में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने यह कहा होता तो उसे आश्चर्य ना होता। राम प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के कारण पूरे गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखों से बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही तो उसने जानकी को सेर भर दूध दिया था। यहां तक कि अपने गहने भी मांगने पर दे दिया करती थी। कंजूस शिवदास के घर पर ऐसी खर्च करने वाली बहू का आना पूरे गांव के लिए मानो सौभाग्य की बात थी। निजुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा ना कहो जीजी, बड़ी जरूरत है तभी तुम्हारे पास आई हूं, वरना तुम तो जानती हो मेरी ऐसी आदत नहीं है। गांव में और कौन सा घर है जहां पर मांगने जाऊं। परंतु राम प्यारी टस से मस ना हुई। उसके जाते ही राम प्यारी शाम के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बीनना उसके लिए मुसीबत का काम था और रसोई में जाना मानो सूली पर चढ़ने का काम था।
परंतु आज राम प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई थी। वो अब घर की स्वामिनी थी। बाहर निकलकर उसने देखा कि कितना कूड़ा करकट है। वो सफाई में लग गई। उसकी गाय का नाम मुन्नी था। उसने मुन्नी के पास जाकर नांद में झांका तो दुर्गंध आ रही थी। मालूम होता था पानी कई दिनों से नहीं बदला। आखिर उसने घड़ा उठाया और पानी लेने के लिए चल दी। शिवदास ने पुकारा, बहू पानी का क्या करोगी? इसमें तो पानी भरा पड़ा है। राम प्यारी ने कहा, नांद का पानी सड़ गया है। मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती। शिवदास मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए। राम प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे बसंत आ गई। राम प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कस दी कि सभी पुर्जे ठीक से चलने लगे। भोजन पहले से अच्छा मिलता और समय पर मिलता। दूध ज्यादा होता, घी ज्यादा होता। राम प्यारी ना तो खुद विश्राम लेती और ना ही दूसरों को विश्राम लेने देती। घर में ऐसी बरकत आ गई कि जो चीज मांगो वो घर में ही निकल आती। आदमी से लेकर जानवर सभी स्वस्थ दिखाई देने लगे थे। अब पहले जैसी हालत नहीं थी, परंतु राम प्यारी की हालत पहले जैसी ही थी। वो उन्हीं पुराने वस्त्रों में रहती। सारा घर उससे जलता था। फिर भी सब यही मानते थे कि राम प्यारी ना हो तो घर का काम ना चले। और तो और दोनों बहनों में भी अब पहले जैसा अपनापन नहीं था। प्रातः काल का समय था। राम दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर राम प्यारी के सामने पटक दिए और भुन्नाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दो। राम प्यारी ने कड़े उठाए और कोमल स्वर में कहा, कह तो दिया रुपए हाथ में आते ही नए कड़े बनवा दूंगी। अभी ऐसे घिस नहीं गए कि आज ही उतार कर फेंक दो। राम दुलारी लड़ने को तैयार खड़ी थी। बोली, तेरे हाथ में कभी रुपए नहीं आएंगे। तुझे तो रुपए जोड़ने में मजा आता है ना। राम प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ कर रखती हूं तो मेरे लिए यहां कौन बैठा है। राम दुलारी ने कहा, तुम ना खाओ ना पहनो परंतु यश तो पाती हो। तुम्हारा हिसाब किताब मैं नहीं जानती। मेरे कड़े आज ही बनने के लिए भेज दो। राम प्यारी ने सरल विनोद भाव से पूछा, रुपए ना हो तो कहां से लाऊं? राम दुलारी ने उद्दंडता से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो कड़े चाहती हूं। इस तरह से घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर राम प्यारी को दो चार खरी खोटी सुना जाया करते थे और वो गरीब सबकी धौंस हंसकर सहती थी। कई दिन बाद राम दुलारी के कड़े बनकर आ गए। राम प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ दौड़ कर गई थी। संध्या का समय था। दुलारी और मथुरा खेतों से लौटे तो प्यारी ने कड़े राम दुलारी को दिए। राम दुलारी निहाल हो गई। झटपट कड़े पहने और दौड़ी दौड़ी आंगन में बैठे हुए मथुरा को दिखाने लगी। राम प्यारी वहां पर छिपकर खड़ी हो गई और ये दृश्य देखने लगी। उसकी आंखें सजल हो गईं। राम दुलारी उससे 3 साल ही छोटी थी। दोनों में कितना अंतर था। अचानक शिवदास ने पुकारा, बहू 1 पैसा दे दो, तंबाकू मंगवाऊंगा। राम प्यारी का ध्यान टूटा और वो आंसू पोंछते हुए भंडारे में पैसे निकालने के लिए चल पड़ी। एक एक करके प्यारी के सभी गहने उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। वो चाहती थी कि मेरा गांव घर में सबसे संपन्न माना जाए। इस महत्वाकांक्षा का उसे मूल्य भी चुकाना पड़ता था। कभी घर की मरम्मत, कभी बैलों की नई जोड़ी खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहार के लिए, कभी बीमार की दवा दारू के लिए रुपयों की जरूरत पड़ती ही रहती थी। और अगर कम पड़ जाते तो अपना कोई ना कोई गहना बेच दिया करती थी। एक एक करके उसके सभी गहने उसके हाथ से जाते रहे। राम दुलारी के पास भी कुछ गहने थे और मथुरा ने भी 2-1 चीजें उसे बनवा कर दी थी, लेकिन राम प्यारी उसकी चीजों को ना छूती थी। राम दुलारी को लड़का हुआ तो राम प्यारी ने धूमधाम से उसका जन्म उत्सव मनाने का प्रस्ताव किया। शिवदास ने विरोध किया कि क्या फायदा, जब भगवान की दया से इसकी शादी ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम से कर लेना। राम प्यारी का हौसले से भरा दिल भला क्यों मानता। वो बोली, कैसी बातें करते हो दादा, पहले लड़के के लिए कोई धूमधाम ना हुई तो पूरा गांव क्या कहेगा। तुम चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। शिवदास ने चिंतित होकर कहा, फिर अपने गहने बेचने के लिए जाओगी। इस तरह से तो एक धागा भी नहीं बचेगा। कितना समझाया तुझे बेटा, भाई भौजाई किसी के नहीं होते। अपने पास 2 चीजें रहेंगी तो सब मुंह जोहेंगे, नहीं तो कोई सीधे मुंह बात भी ना करेगा। राम प्यारी ने ऐसा मुंह बनाया मानो वो ऐसी बातें बहुत बार सुन चुकी हो। वो बोली, जो अपने हैं वो भी ना पूछेंगे तो भी अपने ही रहेंगे।
मैं मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद कर ले जाऊंगी। धूमधाम से बच्चे का जन्मदिन मनाया गया। पूरी बिरादरी को भोज दिया गया। लोग खा पीकर चले गए। राम प्यारी दिन भर की थकी हारी आंगन में आकर चारपाई पर लेट गई और उसकी आंखें झपक गईं। उसी वक्त मथुरा घर में आया और अपने नवजात शिशु को लेकर आंगन में आ गया। पीछे पीछे उसकी पत्नी दुलारी भी आ गई। तब मथुरा ने दुलारी से प्यार से कहा, अब तुम सवेरे ना उठा करो और छाती फाड़कर काम भी मत किया करो। दुलारी ने चारपाई पर सोई हुई प्यारी की तरफ इशारा करके कहा, ये महारानी जीने देगी? मथुरा ने कहा, मुझे तो बेचारी पर दया आती है। उसका कौन बैठा हुआ है? हम ही लोगों के लिए तो मरती है। भैया होते तो अब तक 2-3 बच्चों की मां हो गई होती। प्यारी ये सब सुन रही थी। उसके कंठ में आंसुओं का ऐसा वेग उठा कि उसे रोकने में सारी देह कांप उठी। अपना बचा हुआ जीवन उसे मरुस्थल सा लगने लगा। कुछ दिन बीते, शिवराम भी मर गया। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। दुलारी भी अब अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी थी। खेतों का काम अब मजदूरों पर आ गया था। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, परंतु संचालक अच्छा ना था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर ही नहीं मिला था। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता था, बाद में वो बाप की निगरानी में काम करने लगा। खेती का वो तार भी ना जानता था। वही मजदूर उसके यहां पर टिकते जो मेहनत नहीं खुशामद करने में कुशल होते। इसीलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर खेतों के भी लगाने पड़ जाते थे। कहने को वो अब भी घर की मालकिन थी, परंतु वास्तव में वो अब घर की नौकरानी ही थी। मजदूर भी उसे त्योरियां दिखाते और जमींदार का प्यादा भी उस पर धौंस जमाता। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं प्रदेश जाने का मन होता है। यहां तो कमाई में बरकत नहीं है। किसी तरह से पेट की रोटी चल रही है, वो भी रोज होकर। कई आदमी पूरब से आए हैं। वे कहते हैं कि वहां 2-3 रुपए की रोज मजदूरी हो जाती है। 4-5 साल भी वहां पर रह गया तो मालामाल हो जाऊंगा। अब लड़के भी बड़े हो रहे हैं, इनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया, हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़के को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह से कट गई है, लड़कों को बड़ा आदमी बनाएंगे। प्यारी ये प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई और उनका मुंह ताकने लगी। इससे पहले इस तरह की कोई भी बातचीत कभी नहीं हुई थी। ये धुन इन पर कैसे सवार हो गई? उसे संदेह हुआ, शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई है। वो बोली, मैं तो जाने को ना कहूंगी, आगे जैसी तुम्हारी इच्छा। लड़कों को पढ़ाने लिखाने की बात है तो पाठशाला तो यहां पर भी है, और फिर सभी दिन एक से नहीं रहते। 2-3 साल में खेती फिर से बन जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने दिन खेती करते हो गए, जब अब तक ना बनी तो अब क्या बन जाएगी? इसी तरह से एक दिन चले जाएंगे, मन की बात मन में ही रह जाएगी। लड़कों को मैं अब एक चक्की में नहीं जोतना चाहता, इनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया घर पर जब आदि मिले तो पूरी के लिए नहीं भागना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात है तो अपना घर संभाल लो और मुझे एक टुकड़ा दे देना, कहीं पर पड़ी रहूंगी। मथुरा आर्द्र कंठ से बोला, भाभी ये तुम क्या कहती हो? तुम्हारे ही संभाले ये घर अब तक चला है, नहीं तो रसा तल में चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने आप को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह घुला डाली। मैं अंधा नहीं हूं, सब कुछ समझता हूं। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर से संभल जाएगा। तुम्हारे लिए बराबर खर्च भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, ऐसी बात है तो तुम चले जाओ और बच्चों को यहां पर रहने दो। दुलारी बोली, ये कैसे हो सकता है बहन? यहां देहात में रहकर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और वैसे भी बच्चों के बिना इनका दिल नहीं लगेगा। प्यारी बोली, तो मैं यहां पर रहकर क्या करूंगी? मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले जाने को तैयार न थी। कुछ दिन का आनंद वो उठाना चाहती थी। अगर प्रदेश में भी यही बंधन रहा तो जाने से क्या फायदा होगा? बोली, बहन तुम चलती तो बात ही क्या थी, लेकिन यहां का कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहोगी। जाने के एक दिन पहले राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरियां पकाई। जब से वो इस घर में आई थी, कभी एक दिन के लिए भी अकेली रहने का अवसर नहीं आया था। दोनों बहनें सदा साथ रही थी। आज इस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जा रहा था। वो देखती मथुरा प्रसन्न है, बच्चे यात्रा के आनंद में झूम रहे हैं और दुलारी बिल्कुल निश्चिंत बैठी हुई थी।
मानो कोई मेला देखने के लिए जा रही हो। प्यारी उनके सारे सामान का प्रबंध कर रही थी। कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफर के लिए कितना खर्च चाहिए, कितने रुपयों की जरूरत है, ये सब कुछ। वो दुलारी को सलाह देने लगी, देखो बच्चों को मारना पीटना मत, मारने से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बनना पड़ता है। दुलारी बेमन से ये सब कुछ सुन रही थी। अगला दिन विदाई का दिन था और विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कि कहीं चली जाए, जिससे ये दृश्य उसे देखना ना पड़े। घड़ी भर में ये सूना हो जाएगा। वो दिन भर अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी, किससे बोलेगी, ये सब सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। अवसर पाकर एकांत में जाकर वो थोड़ा सा रो आई थी। मन को समझा रही थी कि वो लोग अपने होते तो क्या इस तरह से चले जाते। ये तो माने का नाता है, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरे के लिए कितना भी मरो तो भी वो अपने नहीं होते। बच्चे नए नए कपड़े पहनकर नवाब बनकर घूमते थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती थी तो वो रोने लगते और बांह छुड़ाकर भाग जाते। प्यारी क्या जानती थी कि ऐसे मौकों पर बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले से ही उसमें जा बैठे। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष मिलने के लिए आ रहे थे। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वो दुलारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी कि मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भब्बड़ में उसको इन सब बातों का मौका ही ना मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे और प्यारी द्वार पर खड़ी हुई रोती रही। कई दिनों तक प्यारी बेसुध सी पड़ी रही। ना वो घर से निकली, ना चूल्हा जलाया, ना मुंह हाथ धोया। उसका हलवाहा जिसका नाम जोखू था वो बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इसी तरह से पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की औरतें भी देती थी, परंतु उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छुपा हुआ जान पड़ता था। जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। 2-1 बार उसे निकाल भी चुकी थी, परंतु मथुरा के कहने पर उसे फिर से रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझला रही थी। ये काम पर क्यों नहीं जाता, ये मेरे पीछे ही क्यों पड़ा रहता है। मगर उसे झड़क देने का जी नहीं चाहता था। प्यारी को उस समय सहानुभूति की भूख थी। धीरे धीरे उसका दुख कम हुआ। जीवन में व्यापार होने लगा। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी कि एक हल की खेती छोड़ दो और खेतों को पट्टे पर उठा दो, परंतु प्यारी पराजय स्वीकार करने वाली नहीं थी। सारे काम पहले जैसे ही चलने लगे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्री ना भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिल गई। सोचने लगी, वो क्या समझता है मैं उसके आसरे बैठी हूं। उसकी चिट्ठी भेजने से मुझे कोई खजाना तो नहीं मिल जाएगा। अगर उसे मेरी चिंता नहीं है तो मैं भी अब उसकी परवाह क्यों करूं। घर में अब कोई विशेष काम नहीं रहता था। प्यारी सारा दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, खरबूजे खूब लगे और खूब बिके। पहले सारा दूध बच्चों में खर्च हो जाता था, अब वो दूध बेचने लगी थी। प्यारी की मनोवृत्ति में भी एक विचित्र सा परिवर्तन आ गया था। अब वो साफ कपड़े पहनती, गहनों में भी उसकी रुचि होने लगी थी। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी पड़े हुए गहने छुड़ा लिए। भोजन भी अब वो अच्छे से करने लगी थी। एक दिन जोखू खेतों से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहां पर क्या करता रहा। जोखू ने कहा, 4 क्यारियां बच रही थी, मैंने सोचा 10 मोटे और खींच लूं, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक उसका मालिक उसके सिर पर सवार रहता था वो बहाने बनाया करता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारा दिन खेत में थोड़ी ही रह सकती थी, इसीलिए अब उसमें जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो ले। आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। इतना जी तोड़ काम करोगे तो कहीं बीमार न पड़ जाओ। अगर बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कौन बीमार पड़ जाएगा? मैं 20 साल में तो कभी सर तक ना दुखा, आगे की मैं नहीं जानता। कहो तो रात भर काम करता रहूंगा। मैं क्या जानूं, पहले तो तुम ही कहते थे कि सिर में दर्द है, पेट में दर्द है। जोखू झेपता हुआ बोला,
वो बातें तब थीं जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डालो। अब तो मैं जानता हूं कि सब मेरे ही माथे पर है। मैं ना रहूंगा तो सब चौपट हो जाएगा। मैं क्या देखभाल नहीं करती? तुम बहुत करोगी तो 2 बार चक्कर लगा लोगी। सारे दिन तो तुम वहां पर बैठी नहीं रह सकती। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुक्त कर दिया था। वो बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे? तुम सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपना पेट भरने को होता नहीं और मैं सगाई कर लूं? 1.25 सेर खाता हूं, 1 जून का पूरा 1.25 सेर, 2 जून में 2 सेर चाहिए। अच्छा, आज मेरी रसोई खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आधा सेर के 2 रोट बनाकर खिला दो तो खा लूंगा। मैं तो यही करता हूं, बस आटा सान कर 2 लिट्टे बनाता हूं और उपले पर सेक लेता हूं। कभी मट्ठे से, कभी नमक से, कभी प्याज से खा लेता हूं और खाकर पड़ा रहता हूं। मैं तुझे आज फुलके खिलाऊंगी, तब तो सारी रात खाते खाते ही बीत जाएगी। बको मत, झटपट आकर बैठ जाओ। जरा बैलों को साना पानी देता हूं, फिर आकर बैठता हूं। अब खेती को लेकर जोखू और प्यारी में हमेशा ठनी भी रहती थी। अगले दिन प्यारी ने कहा, मैं कहती हूं धान रोकने की जरूरत नहीं है। झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाएं और बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाएं। जोखू ने अपने विशाल कंधों पर फावड़ा रखते हुए कहा, जो सबका होगा वो मेरा भी होगा। सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं किसी से पीछे क्यों रहूं? प्यारी ने उसके कंधे से फावड़ा लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक खेतों में रहोगे तो अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को उबने का अनुभव नहीं था। कोई काम ना हो तो आदमी पड़कर सो जाए, जी क्यों उबे? जी उबे तो मैं घर पर रहूंगा, तो और भी जी उबेगा। खाली बैठता हूं तो बार बार खाने की सूझती है। प्यारी ने कहा, अच्छा कल से चले जाना, आज तो बैठो। जोखू ने बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो? प्यारी ने विनोद करते हुए कहा, क्या कहना है? मैं तुमसे पूछती हूं कि तुम अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते? अकेले मरते रहते हो। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर से वही बेबात की बात छेड़ दी मालकिन। किससे सगाई कर लूं यहां? ऐसी महरिया लेकर क्या करूंगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे? ये तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगा दी। ऐसी औरत कहां मिले जो गहने भी ना चाहे। ये मैं थोड़ी कहता हूं कि वो गहने ना चाहे पर मेरी जान न खाए। तुमने भी तो कभी गहनों के लिए हट ना किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों पर लौटा दिए। प्यारी बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई और बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। प्यारी ने उसे पीछे की ओर धकेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहलवा के छोड़ूंगी। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसे ही अच्छा पकाती हो, ऐसे ही किफायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी ही औरत मिले तो करूंगा, नहीं तो इसी तरह से पड़ा रहूंगा। प्यारी का मुख लज्जा से लाल हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। प्यारी को अब अपने जीवन की राह पर एक जीवन साथी मिल गया था। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।